अब मैं इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करूं, ऐसे द्वादश प्रमाण को कहने का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ था, किंतु मुझे कथा ध्यान आती है कि जब फिलिप का पुत्र सिकंदर, तो सिकंदर का पिता यानी फिलिप देश प्रदेशों को जीतता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, और आगे बढ़ता जा रहा था तो प्रत्येक दिन सिकंदर को बताता था कि मैंने अमुक क्षेत्र जीत लिया, अमुक प्रांत जीत लिया, अमुक राष्ट्र जीत लिया। तो देखा कि उसका पुत्र जो अलेक्जेंडर है वो उदास हो गया। उदासी का कारण पूछने पर उसने बताया कि जब आपने सारे क्षेत्र जीत लिए और सब आपने ही विजय प्राप्त कर ली, तो अब मेरे लिए क्या बचा। तो लगभग ऐसी ही स्थिति मेरी है, यानी सभी विषयों को बड़े आनंद के साथ यहाँ पर उपस्थित किया गया है, और इस दृष्टि से मैं ये कहूं कि निश्चित रूप से ये मेरे लिए उदासी का विषय नहीं बल्कि आनंद का विषय है कि सभी विषयों पर हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी और फिर उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी ने भी अपना विषय रखा है। आदरणीय कुलदीप कुमार झा जी ने भूमिका का अपना इस संपूर्ण प्रमाणों के पीछे क्या कारण रहा कि किस विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए गए, उसका भूमिका का उपस्थापन बड़े बड़े अच्छी तरह किया, और एकादश प्रमाण का भी विवेचन केवल लिखे हुए के आधार पर नहीं बल्कि अपनी बौद्धिक विवेचना के आधार पर भी प्रस्तुत किया, ऐसा प्रतीत हुआ। और प्रयाग से डॉक्टर विनोद कुमार जी ने भी त्रयोदश प्रमाण को बड़े सुलझे हुए ढंग से हमारे सामने रखा। अपना जो उनका भौगोलिक चिंतन था वो भी उसमें देखने में आया। और प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी के विषय में तो आपने चतुर्दश प्रमाणों का उल्लेख करते हुए, क्योंकि आप वेद के मर्मज्ञ पंडित है, इसलिए ऋग्वेद में भारत का जो उल्लेख आपने किया वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा। और इसके साथ साथ जैसा कि कहा पूर्व मैंने चर्चा की कि आपने सभी प्रमाणों का उल्लेख कर दिया। अब जहां तक द्वादश प्रमाणों की चर्चा है तो वो विषय मेरे लिए दिया गया, जिसका संक्षेप वर्णन में ये प्रयत्न करूंगा कि उसमें कुछ पृष्ठ पेषण न हो पाए, परंतु ऐसा चाहते हुए भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा भी मैं जानता हूं। तो इंद्र विजय नामक ये अद्भुत ग्रंथ ओझा जी ने लिखा, और ये पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि इसके 5 अध्यायों में अनेक प्रसंग है और ये तृतीय सीमा प्रसंग है। अब इसके वर्णन, इसके विवेचन से जो मुझे प्रतीत होता है कि ये अद्भुत विद्वान ओझा जी रहे, और अद्भुत विद्वत्ता के साथ साथ इतना कहना भी आवश्यक है कि आपने, यद्यपि आपने जो प्रमाणों का उल्लेख किया वो इस बात का, उससे इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, इस तरह से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि आप में राष्ट्र निष्ठा, भारतवर्ष के प्रति अत्यंत निष्ठा आप विद्वानों में जो मतलब जो प्रकट नहीं हो पाता कभी कभी, वो आपने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकट किया है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस निष्ठा के आग्रह से आपने ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, वरन आपने भारतवर्ष के वैशिष्ट्य को मानते हुए और उस दृष्टि से ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ इस विषय को उपस्थापित करने का प्रयत्न किया। अब ये अनुसंधान का विषय है, सभी ने कहा, तो अनुसंधान, मैं अगर व्याकरण का विद्यार्थी हूं तो इस दृष्टि से कहूं कि अष्टाध्यायी या फिर महाभाष्य या काशिका तक वो विषय पूर्ण हो जाता था, किंतु आगे चलकर नव्य व्याकरण की जो भव्य परंपरा आई उसने उस विषय को और विस्तार दिया और वो नवीन ग्रंथ सामने आए। इसी दृष्टि से यह सब विषय भी, अनुसंधान कभी पूर्ण नहीं होता, अनुसंधान निरंतर चलता है। तो तुरुष्क देशस्य भारतवर्षीयोत्तर सीमा स्वाख्यानम, ये विषय मुझे दिया गया था। इस विषय के उपस्थापन से पहले ग्रंथकार द्वारा जो भारत का पौरस्त्य और पाश्चात्य, ये 2 प्रकार का विभाग उन्होंने प्रस्तुत किया, इसको सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने 14 प्रमाणों का उपस्थापन किया है, जिसको आपने प्रस्तुत किया है। और भा में रत रहने वाला भारत, ये हम गर्व से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रमाण के अवलोकन से पूर्व जो विभाजन की आपने चर्चा की है उसकी भी मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा कि सिंधु नद को उस दृष्टि से सिंधु नद की चर्चा वहां पर की गई है। मैंने बचपन में हरिदत्त विद्यालंकार का एक ग्रंथ पढ़ा था,
भारतीय संस्कृति, और उसमें भी उन्होंने ईरान का उल्लेख किया था और अन्य देशों का भी उल्लेख किया था, और उसको भी आर्यों से जोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया था। परंतु उस प्रकार के ग्रंथों में जो विषय आता था, उसमें ये उससे केवल इतनी प्रतीति होती थी कि वह भारतवर्ष के मनीषी उन देशों में गए और वहां जाकर उन्होंने ज्ञान विज्ञान का ऐसा शिक्षण किया, ऐसी ध्वनि वहां निकलती है। परंतु ये जो विषय यहाँ पर उपस्थित किया गया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वायु पुराण का आख्यान भी आपने प्रस्तुत किया है, और म्लेच्छ भाषा में जो उसका नाम है, जिसको अब तुर्की, टर्की, तुर्किस्तान, तुरान, तातार, तार और टार्टर, इस प्रकार के अनेक नामों का ओझा जी ने बड़ी वैदुष्यपूर्ण शैली में उल्लेख किया है। अब राजनीतिक दृष्टि से जो हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से जो सीमाओं के विभाजन होते रहते हैं, और उसमें तुर्क स्थान का भी द्विविध विभाजन हुआ। एक पश्चिमी भाग जो ऐसा कहना चाहिए कि शासन तंत्र की दृष्टि से जहां पर उनका तुर्की के लोगों का अपना शासन है, तथा पूर्वी भाग जो चीन के अधीन है। अब चीन के अधीन होने से हमको अब चीन के अधीन वो कैसे आया होगा, ये इतिहास उसके विषय में खंगालने की आवश्यकता है। आज का चीन तो थोड़ा साम्राज्यवादी नीति को लेकर चलता है, तो अगर पूर्व काल में भी वैसा होता रहा तो संभवतः उसका भी परिणाम हो सकता है। तो जो उनका पूर्वी भाग, वो पूर्वी भारत की, तथा पश्चिमी भाग जो तुर्की का है वो पश्चिमी भारत की, ये दोनों उत्तरी सीमा होती हैं। इस प्रकार ये जो हिंदुस्तान और ईरान, या सिंधुस्तान और पारस्तान, ये जो पूर्व और पश्चिम जिसको हम कहते हैं, ये भारतवर्ष का जो द्विविध विभाग कहा गया है, यह उससे तुर्किस्तान भारतवर्ष की उत्तरी सीमा सिद्ध होती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर ओझा जी ने उल्लेख किया है। इससे ग्रंथकार की जो मान्यता है वो पुष्ट होती है। निष्कर्ष रूप में जो उन्होंने श्लोक उद्धृत किए, मैं अधिक पृष्ठ पेषण करने की मुद्रा में नहीं हूं, जानता हूं कि उससे समय ही जाएगा, परंतु उन श्लोकों का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं जिनका उद्धरण आदरणीय ओझा जी ने किया है, और जो उनकी श्लोक निर्माण कला का एक अद्भुत सामर्थ्य उनका प्रकट होता है। किसी भी विषय को काव्यमय शैली में प्रस्तुत करने की भी उनकी अद्भुत क्षमता है। तो ऐसे अद्भुत विद्वान, माने प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, जो एक विषय के नहीं अनेक विषयों के प्रकांड पंडित होते थे, ओझा जी उन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य है, जो विद्वत्ता का भी विषय रखते हैं, वैदुष्यपूर्ण ढंग से विषय का प्रतिपादन भी करते हैं, जो राष्ट्र का भी चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि स्वर्गोन्तरिक्षम पृथ्वी भेदात, जो भूर्भुव स्व की हमारी व्याहृतियां कहती हैं, और ऐसे तीन लोगों की हम चर्चा करते हैं। द्वीपस्त्रिधा स्थिति, द्वीपस्त्रिधासीदिति यो विभक्तः, जो हमारा ये द्वीप पूरा पृथ्वी, ये हमारे तीन लोकों में सब विभक्त है। स एष संप्रत्यपि दैव योगात, दैव योग से वो म्लेच्छैर विभक्तोस्ति पुनस्त्रिधैव, उसी को म्लेच्छों ने तीन प्रकार से विभक्त कर दिया। अब तीन प्रकार से विभक्त करने का तात्पर्य मुझे समझ में आता है। वो इस तरह से आता है कि जो पूर्वी भारतवर्ष का पूर्वी हिस्सा, जो अभी भारतवर्ष अधिकांश रूप से जहां है, और पश्चिम जिसकी हम कामना, जिसको भारतवर्ष के रूप में कहते हैं, अब जो अखंड भारत के अंतर्गत भी कभी आ सकता है। भारतवर्ष की सीमा जो जिसकी सीमा उन्होंने चर्चा की है, और तुर्की का जो क्षेत्र जिसको उत्तरी सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से उदक समुद्रानुगतोस्ति रूस, रूस देश की भी चर्चा उन्होंने की, जो उत्तरी समुद्र के पूर्वापरो तोय निधिव गाह्य, ये महत्वपूर्ण पंक्ति, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरो तोय निधिव गाह्य स्थित पृथिव्या मानदंड। ये रूस, उस समय वो रूस की चर्चा करते हैं, और वो क्योंकि स्वतंत्रता के आसपास का समय रहा होगा, और उस समय हो सकता है कि वो सोवियत संघ के रूप में जो उसके अन्य जो देश उसके साथ सम्मिलित रहे होंगे, तो रूस का उतना विस्तार, रूस खंडित होने पर भी अभी बहुत विस्तृत है। तो यूएसएसआर के रूप में जब रहा और आज केवल रशिया के रूप में है, तो उस दृष्टि से भी अभी रूस बहुत विस्तृत भूखंड उसका है।
अब युद्ध के परिणाम में क्या होता है वो तो हम कह नहीं सकते, परंतु रूस फिर भी भारी पड़ता है। तो तद दक्षिणे भाति तुरुष्क देश, उसके दक्षिण में वो तुरुष्क देश है जो जिसकी हम यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं। और पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य, इस पंक्ति की उन्होंने बार बार इसका आवर्तन किया है। और तद दक्षिणे दक्षिण सागरेण दक्षिण सागरेणानुभाषितम भारतवर्ष में तत्, ये भारतवर्ष उसके दक्षिण में है। और भारतवर्ष के लिए भी कहा कि पूर्वा परौ तो ये निधि वगाह्य, और ध्रुवम भवेद ध्रुवम भवेदप्य विभक्त साम्यात, ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया। और उसी तरह से चर्चा की है भारतवर्ष की कि जैसे रूसो द्विधास्ति द्विविधम, जैसे रूस के विषय में कहा कि रूसो द्विधास्ति द्विविधम विभक्तम तुरस्क स्थानम तथा भारतवर्ष में तत्, उसी तरह से तुर्किस्तान और भारतवर्ष भी दो दो ऐसे विभिन्न भागों में विभक्त हो गया। सिंधुस्थ पारस्थ विभाग तोस्तु द्विधा तथाप्यस्ति तदेक वर्षम, ये दो प्रकार से इसका विभाजन देखने में आया, परंतु ये मूलतः एक खंड है। संभवतः यह हमारे अखंड भारत की कल्पना से कुछ और अधिक विस्तृत है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु जो भी है, ऐसे उस समय में जब इंटरनेट नहीं होते थे, जब पुस्तकों का उतना, पुस्तकालयों की उतनी ऐसा विस्तार नहीं होता था, ऐसे ही विशेष समय में उन्होंने ऋषि परंपरा का निर्वाह करते हुए ओझा जी ने इस प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे वरेण्य विद्वान का हम हृदय से अभिवादन करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है और हम भी कर रहे हैं। तो जय भारत।